नोएडा में सुपरटेक के कसीर मंजिला ट्विन टावर्स को किया गया मुनहदिम। आसपास की इमारतें पूरी तरह से महफूज, किसी तरह के नुकसान की कोई इत्तला नहीं। मारुति सुजुकी के भारत में 40 वर्ष मुकम्मल होने पर अहमदाबाद प्रोग्राम का इनाकाद। वज़ीर आज़म की प्रोग्राम में शिरकत और वज़ीर आज़म ने किया खिताब। 11,000 के 2 प्रोजेक्टों का कर रहे हैं इफ्तिताह। कच्छ ज़लज़ले में मारे गए अफराद की याद में बने स्मृति वन का वज़ीर आज़म ने किया इफ्तिताह। मुल्क और गुजरात के मुश्तरका दर्द की बताया अलामत। दुख के लम्हों को याद करते हुए वज़ीर आज़म हुए जज्बाती। कुदरती आफात के वक्त गुजरात और कच्छ की सरमायाकारी को मुतासिर करने वाली साजिशों पर भी बोला हमला। कच्छ के लिए नर्मदा नहर अंजार में सरहद डेरी हाईवे को चौड़ा करने समेत कुल 4,000 से ज़्यादा मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। पानी के लिए कोशां, कच्छ के लिए नर्मदा नहर को बताया जिंदगी देने वाला। कहा इज्तिमाई कोशिशों से बदला है कच्छ। वज़ीर आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में दूरदर्शन के सीरियल स्वराज की तारीफ की। कहा स्वराज जंग आज़ादी के गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी के नाकाबिल फरामोश ताउन को आवाम तक पहुँचाने के लिए साबित होगा मुअस्सिर जरिया। और एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के दरमियान होगा मुकाबला। दोनों टीमों के हौसले होंगे बुलंद। वहीं एक दिगर मुकाबले में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को दी शिकस्त। नाजरीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर्स को मुनहदिम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोपहर 2:30 बजे इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। इमारत को गिराने के दौरान मुल्हिका हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। 12 सेकंड के अंदर 32 मंजिला ट्विन टावर्स ज़मींदोज़ हो गया। इस मौके पर अतराफ के इलाकों को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया था। इससे कबल इंतज़ामिया ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पूरी तैयारी की थी। इमारत के इन्हदाम के दौरान नोएडा में नो फ्लाई जोन का ऐलान किया गया था। अहम बात यह है कि जुड़वा टावर्स के इन्हदाम के बाद मलबे को ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। और नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को एहतियात के साथ गिराए जाने पर मकामी अफराद ने खुशी का इजहार किया है। लोगों ने कहा कि इंतजामिया ने महफूज तरीके से ट्विन टावर को गिराने का काम किया है। बहुत अच्छे से प्लान था एक्सप्लोजन एंड अभी भी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, तो बहुत ही अच्छा करा है। ये जो टूटा है एक बहुत बढ़िया उदाहरण है पूरी देश के लिए कि गवर्नमेंट ये कर सकती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी अच्छी तरह वेल प्लान्ड होगा। मतलब ये पहली बार जैसा तो लग ही नहीं रहा था। तो सही में बहुत अच्छा एग्जाम्पल था और बहुत वेल कंट्रोल्ड था। मतलब कूडोस टू द प्लानिंग। और मोदी सरकार है, बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है। कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी हो रहा है, जो कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि आलूदगी को रोकने के लिए इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल इंतजामात किए गए थे। चारों तरफ घुमाओ और चारों तरफ पंखे बहुत सारे हैं। 8 मशीन पानी की लगी हुई है उधर और कम से कम 30-40 टैंकर हैं पानी के और ये 30-40 ये पंखा है, जैसे पंखा लगा हुआ है। मैं ये देख रहा हूँ आज की डेट में इंडिया के अंदर ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिस इंजीनियर ने इसको सक्सेस किया है उसका नाम जो है ना अमर है और किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ किसी का भी। और हर आदमी सरकार से, प्रशासन से, हर एक से सेटिस्फाई है, खुश है।
नोएडा में सुपरटेक ट्विंस टावर को आज मुनहदिम कर दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव अफसर रितु महेश्वरी ने बताया कि सब कुछ मंसूबाबंद तरीके से किया गया है। लास्ट लार्जली सक्सेसफुल है। बाकी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन सीपीआरआई की टीम इस वक्त मौके पे है, तो कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव्स ना हो इसको चेक कर रहे हैं। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है। थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मॉग गन्स, स्वीपिंग मशीन्स, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई हैं। विद इन हाफ एन आवर जो अंदर का जोन है जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी अंदर की साइट में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो लार्जली ऑल इज ओके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत में सुजुकी के 40 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब भी होगा। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म भारत में सुजुकी ग्रुप के 2 अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज भुज में स्मृति वन यादगार का इफ्तिताह किया। ये 2001 के ज़लज़ले के दौरान तकरीबन 13,000 लोगों की मौत के बाद यहाँ के लोगों की तरफ से दिखाए गए इस्तकामत के नाकाबिल तस्खीर जज्बे की अक्कासी के लिए बनाया गया है। पीएम मोदी ने नौतामीर शुदा म्यूज़ियम का मुआयना किया जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। म्यूज़ियम को 7 थीम पर मबनी 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसका पहला हिस्सा तनासुख या पुनर्जन्म के मौजू पर मबनी है, जिसमें ज़मीन के इर्तिका और ज़मीन की हर बार जीतने की सलाहियत को दिखाया गया है। दूसरा हिस्सा गुजरात के टोपोग्राफी और मुख्तलिफ कुदरती आफात को जाहिर करता है जिनके तई ये रियासत हसास है। तीसरा हिस्सा ज़लज़ले के फ़ौरन बाद के वक्त में ले जाता है। इस हिस्से में बड़े पैमाने पर किए गए इमदादी कामों को दिखाया गया है। चौथा हिस्सा ज़लज़ले के बाद गुजरात के तामीर नौ के इक़दामात और गुजरात की कामयाबी की कहानियों की नुमाइश करता है। पांचवा हिस्सा आफात के बारे में सोचने और मुस्तकबिल में किसी भी वक्त किसी भी किस्म की आफत के लिए तैयार रहने की तरगीब देता है। छठा हिस्सा हमें एक सिम्युलेटर की मदद से ज़लज़ले के तजुर्बे को दोबारा जीने में मदद करता है। इस तजुर्बे को 5D सिम्युलेटर में डिज़ाइन किया गया है और इसका मकसद विजिटर को इतने बड़े पैमाने पर होने वाले इवेंट की ज़मीनी हकीकत से रोशनास कराना है। सातवां हिस्सा लोगों को ऐसी जगह फराहम करता है जहां वो महलूकीन को याद कर सकें और उन्हें खिराज अकीदत पेश कर सकें। स्मृति वन म्यूज़ियम का जायज़ा लेने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने स्मृति वन के दिगर हिस्सों का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ज़लज़ला मुतासरीन के नाम की तख्तियों को देखा। उन्होंने बारिश के पानी को महफूज करने के लिए तैयार किए गए ढांचे और चेक डैम का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने स्मृति वन में सब पॉइंट्स को भी देखा। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन में एक पौधा भी लगाया।
और इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का स्मृति वन मेमोरियल जाते वक्त रास्ते में ज़ोरदार इस्तकबाल किया गया। सड़कों के दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग खड़े थे और वज़ीर आज़म मोदी का दिल खोलकर इस्तकबाल कर रहे थे। वज़ीर आज़म मोदी ने वहां मौजूद सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात मन की बात प्रोग्राम की करते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात मुश्तरक किए। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम में आज़ादी के अमृत महोत्सव का जिक्र ख़ास तौर पर किया। वज़ीर आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में दूरदर्शन के सीरियल स्वराज की तारीफ़ की और कहा कि स्वराज जद्दोजहद आज़ादी से वाबस्ता गैर मारूफ शख्सियात के नाकाबिल यकीन ताउन को अवाम तक पहुँचाने का मजबूत ज़रिया साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात नशरियात में आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर अमृत महोत्सव का ख़ास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस जज्बे के साथ अहले वतन ने घर घर, गांव गांव, शहर शहर तिरंगा लहराया, वो हुब्बुल वतनी की मिसाल बन गया। हमारे सैनिकों ने ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर, देश की सीमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फहराया। लोगों ने तिरंगा अभियान के लिए अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज भी निकाले, जैसे युवा साथी कृष्णिल अनिल जी ने। अनिल जी एक पजल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने रिकॉर्ड समय में खूबसूरत तिरंगा मोज़ेक आर्ट तैयार की है। कर्नाटका के कोलार में लोगों ने 630 फीट लंबा और 205 फीट चौड़ा तिरंगा पकड़कर अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया। असम में सरकारी कर्मियों ने दिधाली पुखरी वार मेमोरियल में तिरंगा फहराने के लिए अपने हाथों से 20 फीट का तिरंगा बनाया। इसी तरह इंदौर में लोगों ने ह्यूमन चेन के जरिए भारत का नक्शा बनाया। चंडीगढ़ में युवाओं ने विशाल ह्यूमन तिरंगा बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों के साथ साथ इन ममालिक के मुकामी लोगों ने भी पुरजोश तरीके से शिरकत की। बोत्सवाना में वहाँ के रहने वाले स्थानीय सिंगर्स ने भारत की आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए देशभक्ति के 75 गीत गाए। इसमें और भी खास बात यह है कि 75 गीत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और संस्कृत जैसी भाषाओं में गाए गए। इसी तरह नामीबिया ने भारत नामीबिया के सांस्कृतिक पारंपरिक संबंधों पर विशेष स्टैम्प जारी किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर दूरदर्शन पर शुरू की गए सीरियल स्वराज को वज़ीर-ए-आज़म ने एक इख्तराई कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि जंग आज़ादी के दौरान की गई जिद्दोजहद और ताउन को अवाम तक पहुंचाने का ये एक ताकतवर जरिया साबित होगा। ये आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं, ताकि आज़ादी के जंग के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अगले साल यानी अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। उन्होंने मुल्क के अवाम पर जोर दिया कि वो पूरे जोशो खरोश के साथ साल भर मुख्तलिफ प्रोग्रामों के इनेकाद को जारी रखें ताकि मुल्क स्वर्णिम अमृत काल में दाखिल हो सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में ग़ज़ाइयत के मसले और उससे निमटने के लिए मुल्क भर में की जा रही कोशिशों का जिक्र किया। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने इस मसले से निमटने की कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मसले से मुल्क का मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है और इसका इज़ाला करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मसले से निमटने में मोटे अनाज अहम रोल अदा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में ग़ज़ाई क़िल्लत के मसले और उससे निमटने के लिए मुल्क भर में की जा रही कोशिशों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये मुल्क के मुस्तक़बिल से जुड़ा मसला है, इसलिए ये हुकूमत की तरजीहात में सर-ए-फ़हरिस्त है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। ग़ज़ाइयत की कमी का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मिलेट्स या मोटे अनाज भी इस मसले के तदारुक में बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की कोशिशों से अक़वाम मुत्तहिदा ने अगले साल को मिलेट ईयर के तौर पर मनाने का अज़्म किया है। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराणनुरु और तोल्काप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहाँ लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मिलेट से मोटापा दूर करने, डायबिटीज़, बीपी और दिल की बीमारियों को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि अब भारत में मिलेट से वाबस्ता नए स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं और बैरून मुल्क भारत के मिलेट्स मसनूआत पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुवासलाती इनकलाब का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने इस समत में तेज़ी से तरक्की की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज हर गांव तक 4G कनेक्टिविटी ने अपनी पहुंच बना ली है और अहले वतन इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में तेज़ रफ्तार मवासिलाती इनकलाब और इंटरनेट कनेक्टिविटी की रफ्तार को जदीद भारत की ख़ास ताकत करार दिया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के दूरदराज इलाके जो कभी सड़कों से मुंसलिक नहीं थे, अब 4G कनेक्टिविटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे पहले कभी गांव में बिजली पहुंचने पर लोग खुश होते थे, अब नए भारत में वैसी ही खुशी 4G पहुंचने पर होती है। अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के दूर सुदूर इलाकों में 4G के तौर पर एक नया सूर्योदय हुआ है। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नया सवेरा लेकर आई है। जो सुविधाएं कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी, वो डिजिटल इंडिया ने गांव-गांव में पहुंचा दी है। इस वजह से देश में
नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर की मिसालें देते हुए डिजिटल इनकलाब और इसकी मदद से हमवतनों की बदलती ज़िंदगी का जिक्र किया। इस तनाजुर में उन्होंने राजस्थान के ज़िला अजमेर के सेठा सिंह रावत की मिसाल दी, जिन्होंने दर्जी ऑनलाइन ई स्टोर कायम करके न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल दी बल्कि अपने आसपास के बहुत से लोगों को रोज़गार से भी जोड़ा। इसी तरह पीएम ने यूपी के उन्नाव में रहने वाले ओम प्रकाश सिंह का भी जिक्र किया, जिन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर कायम करके इंटरनेट के मैदान में मुकामी सतह पर रोज़गार के मौके पैदा किए। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से सोशल मीडिया पर इस तरह की कामयाबी की कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की अपील की ताकि मुल्क में डिजिटल इनकलाब को मज़ीद तक़वियत दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात में अपने पार्लिमानी हल्के गांधीनगर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शरीक हो रहे हैं। अमित शाह ने कलोल के विट्सरम में आज एक तालाब की बुनियाद रखी। वज़ीर दाखिला अमित शाह गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर दाखिला ने चिराग जलाकर प्रोग्राम का आगाज़ किया। नेशनल यूनिवर्सिटी बनने के बाद ये इसका पहला ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आने वाले वक्त में आलमी सतह का होगा और वज़ीर दाखिला ने तलबा से कहा कि यह खुशकिस्मती की बात है कि यह डिग्री आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव में मिल रही है। मुझे आनंद कि जिस गति से पहले गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और अब राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जिस गति से सभी परिमाणों में, सभी डायमेंशन में प्रगति कर रही है और विश्व भर में जिस प्रकार से एक्नॉलेजमेंट हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दशक के अंदर ही ये यूनिवर्सिटी विश्व में अपना स्थान एक नंबर पर सुनिश्चित कर लेगी और आपको भी गौरव होगा कि आप नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। वहाँ सैलाब से मुतालिका वाक़यात में अब तक तकरीबन 982 अफराद हलाक और 1400 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों में सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। पाकिस्तान की डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का कहना है कि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें, तकरीबन 150 पुल और 7 लाख मकानात को नुकसान पहुँचा है। सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। रेलवे ने कई मकामात पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान में रवा माह के दौरान 241% ज़्यादा बारिश हुई है। पाकिस्तान के कई इलाकों में 30 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया है। और अफगानिस्तान में सैलाब की वजह से जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। यहाँ सैलाब से मुतालिका वाक़यात में मरने वालों की तादाद 192 हो गई है। तालिबान इंतज़ामिया ने सैलाब की सूरत हाल से निजात के लिए आलमी बिरादरी से मदद की पुरजोर अपील की है। अफगानिस्तान की कुदरती आफात की वजारत ने कहा कि 10 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को इमदाद की फौरी ज़रूरत है। अफगानिस्तान में सैलाब से घरों और ज़री अराजी को बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुँचा है। और अब बात खेल की करते हैं। एशिया कप का बिगुल बज चुका है। आज भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों का मुकाबला होना है। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट टीम अपना 8वां एशियाई खिताब जीतने के साथ साथ T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का बदला लेने के लिए भी तैयार है। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना और अच्छी कारकर्दगी दिखाना हर भारतीय खिलाड़ी का ख्वाब होता है। कल खेले गए एक मुकाबले में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। श्रीलंका की पूरी टीम 105 रन बनाकर 20वें ओवर में आउट हो गई। जवाब में अफगानिस्तान ने 2 विकेट खोकर हदफ को हासिल कर लिया। अफगानिस्तान की जानिब से गुरबाज ने 18 गेंदों पर
40 रन की इनिंग्स खेली। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।